नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी सुपर 20 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के स्मृति दिवस के मौके पर शेयर किया ये वीडियो। साथ ही ट्वीट कर लिखा, सभी वीर शहीदों को देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जारी किया घोषणा पत्र। 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने के साथ 24 जन वचन निभाने का किया वादा। घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र रखा। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी हम दिलवाएंगे। पीडीएम गठबंधन ने यूपी के 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही और चंदौली सीट पर उतारे हैं अपने प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि पीएम मोदी को भगवान राम का अंश और मैं राम सेतु की गिलहरी, हम सब उनकी चेतना और त्याग का अंश हैं। बीजेपी नेता अमित शाह ने तमिलनाडु में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि डीएमके के चुनावी भ्रष्टाचार के कारण तमिलनाडु का विकास नहीं हो पाया है। अब वक्त आ गया है कि तमिलनाडु की जनता भी कमल के निशान पर वोट दे। पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने कहा, पीएम मोदी की योजनाओं का मुस्लिम समाज को भी फायदा पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी समाज को बांट रही है। पीएम मोदी पर आरजेडी नेता मीसा भारती के बयान पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा, उनका बयान आपत्तिजनक है। बिहार और देश की जनता मीसा भारती को इसका जवाब देगी। पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन में शिरकत करने पीलीभीत पहुंचे भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए वोट मांगे। कहा, आज का बदलता भारत किसी से अछूता नहीं। आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जिला कार्यालय पर कल भाजपा नेता सूर्य प्रताप शाही ने सदर विधानसभा संचालन समिति, मंडल अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों, प्रभारियों के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की। सीतापुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के घोषित कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश राठौर से सपा के एकमात्र विधायक की नाराजगी दूर करने के लिए विधायक आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, इस बार चुनाव में ईडी गठबंधन ही जीतेगा। बदायूं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 15 अप्रैल को आदित्य यादव नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी में लोकसभा चुनाव में किन्नर समाज के महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। स्वीप मेरठ के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता पर 5000 स्क्वायर फीट से भी अधिक आकार के वृहद रंगोली बनाई गई है, जिसमें कवर करने के लिए एपेक्स बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी विश्वविद्यालय पहुंची है। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की पैरोल खत्म हो गई है। आज सुबह 4:36 पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास को कासगंज जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सांस्कृतिक शिक्षा परिषद अब अपने बोर्ड परीक्षार्थियों को 16 से बढ़ाकर 20 नंबर तक ग्रेस मार्क देगा। वहीं बोर्ड सत्र 2023-24 की 10वीं, 11वीं, 12वीं का परीक्षा परिणाम 15 से 20 अप्रैल के बीच घोषित किया जाएगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में शुक्रवार को 9वें राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, इंसेप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस पर एक्सपर्ट ने बात रखी। उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंध एकेडमी लखनऊ में प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर के लिए लोक प्रबंधन और कॉन्फ्लिक्ट प्रबंधन विषय पर ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी के क्षेत्र में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भले ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन वो प्रदेश की सभी 80 सीटों पर लोगों तक पहुंचने और अपनी बात पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसके लिए वो पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरी है।
आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का एक और मामला सामने आ गया है। एसडीएम की ओर से सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो सुपर 20 के बाद अब खबरों की विस्तार की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटड़कर, पायद धारे, अंशुविष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री ने गेमर्स के साथ गेम्स खेले। साथ ही संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग किया और कई खेलों में अपना हाथ भी आजमाया। जोर से मारिए, हाँ मारिए। लेकिन सब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। ये देखिए राइट नीचे आना है ना। आप स्पीड भी बढ़ चुकी है अब। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि माधुर भाई सर आप बहुत एक्साइटेड है। हाँ जोर से मारिए, हाँ मारिए। लेकिन सब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। ये देखिए राइट नीचे आना है ना। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए गेम डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम विकसित करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे मानो स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम में, और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए हैं, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया है। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना यह अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। माफियाओं और अपराधियों को गले का हार बनाकर ये लोग प्रदेश की जनता, बेटी, व्यापारियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करते थे। ये भाजपा की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज माफिया या अपराधी या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में है। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैसाखी के मौके पर लखनऊ के यैयागंज गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान योगी ने गुरुद्वारे में बैठकर पाठ भी सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको खुद को किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा सिख धर्म त्याग और सेवा का संदेश देता है। हम उन संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें, इस पर काम करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर देश को एक सूत्र में बांधने की बात भी कही।
उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और छुआछूत से ऊपर उठकर हमें देश के लिए काम करना होगा। आप सब जानते हैं कि देश के विभाजन की कीमत क्या होती है। गुरु नानक देव जी के पावन स्थल करतारपुर साहिब, वहां पर जाने के लिए कितना हमें पापड़ बेलने पड़ते और कितनी तकलीफें होती थी, लेकिन उसे एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कार्य भी मोदी जी के आने के बाद हो पाया और आज उसको भी एक नया स्वरूप देकर के लोगों को अपने अतीत के साथ जोड़ने, गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक कार्य प्रारंभ हुआ है। यह देश आगे बढ़ेगा। हमारा यह देश सिख गुरुओं के प्रति, उनके योगदान के प्रति, उनकी प्रेरणा से जो देश के अंदर धर्म के लिए बलिदान हुए हैं, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता भाव से ऋणी रहेगा और उनके प्रति सदैव इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि इस कालखंड में सिख गुरुओं का जो योगदान था वह आज भी हम सबको एक नई ऊर्जा का संचार करता है। पश्चिम की मुजफ्फरनगर सीट में 19 तारीख को मतदान होना है, यानी 19 अप्रैल को यहां पर मत डाले जाएंगे। दूरदर्शन संवाददाता विकास सिंह से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और यहां से भाजपा चुनाव जीतेगी। हमारे साथ आज मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं आपके यहाँ चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं? तीसरी बार 400 पार की बात हो रही है आपकी। देखिए, मुद्दा एक ही है। 10 साल में केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए कार्य जो डेवलपमेंट फील्ड में हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हुए हैं, बिजली, सड़क और पानी, ये मुद्दे जो 65 साल में हल नहीं हो पाए, इन 10 साल में वो हल हुए हैं। 7.5 साल से जब से प्रदेश की सरकार है, कानून व्यवस्था जो यहाँ की बेहतर हुई है, कोई समस्या नहीं है, क्राइम समाप्त हो चुका है। 10 साल में जनता के बीच में रहा हूँ, कोई ये नहीं कह सकते सांसद आया नहीं या सांसद पाया नहीं, दोनों चीजों में आपको कोई नहीं। यही मुद्दे लेकर हम इस चुनाव में जनता के बीच में है, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम देखते थे लगातार आपको जनता के बीच में रहते थे, लेकिन अब की बार क्या लगता है विरोधियों से ज्यादा कुछ अपने चुनौती दे रहे हैं? देखिए, ये तो राजनीति का एक अंग है, घात प्रतिघात राजनीति का एक अंग है, इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन आम जनता जब ठीक है, आम जनता मोदी जी को चाहती है, जैसे प्रधानमंत्री, आम जनता साथ है तो सब बेड़ा पार हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के लिए कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा होता है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, उसको किस तरीके से देखते हैं? जनता इस बार कैसे उसे देख रही है? वही प्लस पॉइंट है हमारा सबसे बड़ा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश रहने लायक जब भी बनाया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपराधियों के खिलाफ लगातार हमने देखा प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। अब की बार क्या लगता है आने वाले समय में जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा आगे प्रवृत्ति ना आ जाए, ऐसे में जनता को किस तरीके से समझा रहे हैं? देखिए, माइंडसेट बदल रहा है लोगों का, युवा वर्ग इससे बिल्कुल हट चुका है। अब अपराध का जिक्र नहीं होता, अब यहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, इंडस्ट्री आने की बात होती है, फ्रेट कॉरिडोर गुजर रहा है, अब मुद्दे बदल चुके हैं, मुजफ्फरनगर का माइंडसेट बिल्कुल बदल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर संजीव बालियान जी जो बता रहे थे कि यहाँ पर तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का मुद्दा है और जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, मुजफ्फरनगर। और आगे बढ़ने से पहले आइए बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन जीत रहे हैं। यह दावा आज लखनऊ में भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने किया। लखनऊ से पार्टी कार्यालय पर आयोजित
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज विपक्ष को कोई पूछ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही, उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी दल मिलाकर के जीत रहे। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, एक ही गठबंधन, इसको कोई पूछने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी स्वयं जहां अंतर कलह का शिकार है, वहीं कांग्रेस भी उससे अलग नहीं है। अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो कोई गलत नहीं होगा। लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह के साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी के दौरान संविधान का मखौल उड़ाया था। चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कांग्रेस जाता रहा है। मैनपुरी की जनता इस बार इतिहास लिखेगी। हम कल्याणकारी योजनाओं और मोदी जी के नाम पर और कार्यकर्ताओं के सहारे चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अपराध चरम पर था। आज योगी जी की सरकार में बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई को प्रदेश की जनता देख रही है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह सतर्क रहेगा और रणनीति साफ है, मतदान पर फोकस करेगा। फर्जी बोगस वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। पार्टी के काम पर और हमारे बूथ स्तर के और अन्य स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर हमें पूरा भरोसा है और इस बार इस चुनाव में मैनपुरी में कमल खिलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देखते रहिए, ठाकुर जयवीर सिंह के नेतृत्व में हम यहाँ ये सीट जीतने जा रहे हैं। मथुरा लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में भाजपा और बसपा के कद्दावर नेता जनसभा कर चुके हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां आने की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। मथुरा भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी जनता के बीच अलग ही अंदाज में प्रचार कर रही हैं। प्रचार के दौरान कुछ महिलाओं को गेहूं काटते देख अपना काफिला उन्होंने रुकवाया और उन महिलाओं के साथ कुछ देर गेहूं की कटाई की और महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा के सांसद प्रत्याशी सुरेश सिंह द्वारा कस्बा सौख में खुटैल पट्टी की सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने जनता से वोट मांगे। बाहर के लोग तो पैदा करके चले जाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं मिलते नहीं। मैं यहाँ का हूँ, जो वादा करूंगा आपको पूरा करूंगा। रही जमुना जी की बात, जमुना जी को साफ करने का वादा तो मायावती ने भी किया था, ये खुद साफ हो गई और हमारे पटना सांसद महोदय ने भी किया है, वो भी साफ हो जाएंगे। जमुना तो साफ हुई नहीं है, लेकिन फिर मैं मेरी बनता हूँ और यहाँ पे एक सरकार बनती है तो मैं आपको वादा करता हूँ जमुना जी अमर साफ होगी। और बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रुद्रपुर के रामनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कब तक कांग्रेस को दोष देते रहोगे। उत्तराखंड में IIM, IITMC ये सब कांग्रेस के बनवाए हुए हैं। हमारा देश प्रेम दिखावे के लिए नहीं है, हम देश के लिए न्यौछावर होने वाले परिवार हैं और देश का सम्मान और श्रद्धा मन से करते हैं। उन्होंने अग्निवीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे युवक गांव से लेकर शहर तक सेना की तैयारी करते हैं कि वो अपने परिवार की बुढ़ापे में सेवा कर सकेंगे। उनके साथ इस मामले में अन्याय किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में
नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है, दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम देते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में शामिल सभी 24 मुद्दों को 2024 में पूरा करने का जनता को प्रण दिया है। उन्होंने युवाओं के लिए अलग से आयोग बनाने का भी वादा किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। घर के बजट को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता के साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी वादा किया है। साथ ही राज्य को विशेष दर्जा और विशेष पैकेज दिए जाने का जिक्र किया है। और बुलेटिन में अगली खबर बदायूं से है। यूपी के बदायूं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी तक सपा ने शिवपाल यादव को आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन शिवपाल यादव के बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव उनके बेटे आदित्य यादव लड़ेंगे। अब तक औपचारिक तौर पर आदित्य यादव के नाम का ऐलान सपा ने नहीं किया है, लेकिन शुक्रवार को बदायूं के सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने आदित्य यादव के नाम पर नामांकन पत्र खरीदकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब 15 अप्रैल को आदित्य यादव नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यहां एम्प्लॉयमेंट के साथ डेवलपमेंट उनकी प्राथमिकता होगी। मांग भी है और उसका भी है उनका पार्टी को तय किया है। मुहूर्त के हिसाब से मैंने अपना एक सेट दाखिल किया है। निश्चित रूप से मैं 18 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करूंगा। उस दिन हमारे प्रदेश का नेतृत्व हमारे साथ रहेगा, पूरे जिले का नेतृत्व हमारे साथ रहेगा। आप सांसद संजय सिंह ने जेल से बाहर निकलने के बाद कल देर शाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संजय सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि ऐसे संकट की घड़ी में जब दिल्ली के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं। वहीं दोनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिन संस्थाओं से न्याय मिलने की उम्मीद होती है उनका दुरुपयोग कर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। ये लो, जीत गई रमी का ये गेम भी, और रेक भी कितना कम कटा है। जिंदगी हो तो ऐसी। अब तुम बिग कैश पर रमी खेलो, जहां है लोएस्ट रेक, मतलब ज्यादा जीता हुआ पैसा। अभी ऐप डाउनलोड करो bigcash.live से। तो खेलो इंडिया बिग कैश पे, क्योंकि रमी खेलने का असली मजा बिग कैश रमी पे ही आता है। बिग कैश खेल, आज बड़ा जीत लेगा सब। ये खेल आदत बनाने वाला या आर्थिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। जिम्मेदारी से खेलें। लड़ाई में समाजवादियों का साथ दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं इनका विशेष आभार प्रकट करता हूं। और ये सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो रहा है। पूरे देश और दुनिया की नजर है इस चुनाव में कि दुनिया में भारत की बदी है।
भारत के बारे में चर्चा हो रही है कि चुने हुए लोग और किसी स्टेट के हेड के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशन से न्याय मिलना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस में भी भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है। अमेठी में लोकसभा चुनाव 5वें चरण में 20 मई को होना है, जिसके लिए 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसी के साथ प्रत्याशी अपना नामांकन शुरू कर देंगे। ऐसे में अमेठी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। इस पर अमेठी वासियों में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। अमेठी में जहां कुछ लोगों का मानना है कि वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी का निष्पक्ष विकास कराया है, जिसके चलते अमेठी में विकास की बयार बह चली है, तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी के रूप में राहुल गांधी को ही उतारेगी। यहाँ कम से कम हमारा सांसद रहे तो अब उन्होंने स्मृति ईरानी को जो उन्होंने अपना एक मकान भी बना लिया। अभी पिछली बार ही वो लोकसभा में आई संसद बन के और मंत्री भी हैं। तो हम लोग यही सब लोगों का विचार यही है कि जब घर मकान जिसका है वो नज़दीक है तो उसी का वोट जो है करने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। डीजी काम से सारे लोग संतुष्ट हैं। अब उनके खिलाफ में जो भी प्रत्याशी आएगा उसकी जमानत जब्त होनी है। जहाँ तक कांग्रेस की प्रत्याशी का सवाल है, वो राष्ट्रीय पार्टी प्रत्याशी पर जरूर उतारेगी, लेकिन हो सकता है कहीं किसी कारणवश विलम्ब हो रहा हो और वो प्रत्याशी उतारे, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस बड़ी असमंजस में लग रही है, कहीं इस बार और बुरी तरह से हार ना हो जाए। और स्मृति ईरानी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, आगे उम्मीदें भी काम करेंगे और अपने योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। तो स्मृति ईरानी से बहुत अच्छी सी उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में अच्छे खासे मतों से इनको विजयी बना करके भेजेंगे यहाँ से और इससे अच्छा काम करके दिखाएंगे। वो जहाँ कांग्रेस का कोई परिवार वाला नहीं घोषित हुआ है, ये प्रश्न है, वहीं भाजपा की भी निगेटिविटी अपनी जगह पर है। 15 लाख रुपया किसी को मिला नहीं, न नौकरी किसी को मिली, न किसानों को मिला, उसका निगेटिव भी तो रहेगा। हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं जब तक कांग्रेस अपना कैंडिडेट वापस उतारेगी मैदान में, तो हम लोग फिर तब तक देखेंगे। क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ना आना या गठबंधन का कोई प्रत्याशी आना, ये चुनाव को एकदम से एक तरफा कर दिया गया है और इस तरह की जो देरी हो रही है इससे कोई अब फायदा होने वाला नहीं है विपक्ष की पार्टियों को। क्योंकि प्रत्याशी को पहले घोषित कर देनी चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, लोगों से मिलना, जनसंपर्क करना और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, अब देरी हो रही है। कैंडिडेट ना घोषित करने का एक कारण ये है कि अभी उनको डर लग रहा है अपना प्रत्याशी उतारने में, क्योंकि उनको ये पता है कि जीतेंगी तो दीदी ही, तो इसलिए वो अभी अपना प्रत्याशी डिक्लेयर ही नहीं की। अब आइए बुलेटिन में आपको चुनाव और मतदान की दुनिया से थोड़ा अलग लेकर चलते हैं पक्षियों की दुनिया में। विलुप्त होते पक्षियों को इटावा की माटी अच्छी लगने लगी है। यूरोपियन कंट्रीज से आए विदेशी पक्षी फ्लेमिंगो राजहंस यहां दिखने लगे हैं। इटावा सफारी निदेशक डॉक्टर अनिल पटेल ने बताया है कि सुंदर फ्लेमिंगो राजहंस को देखना बर्ड वॉचरों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय होता है। इटावा की माटी यूरोपियन कंट्रीज से आए विदेशी पक्षियों फ्लेमिंगो राजहंसों के झुंडों ने इटावा के चंबल और यमुना नदी के संगम में प्रवास कर लिया है। बर्ड वॉचर के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब विलुप्त होते और अति सुंदर फ्लेमिंगो अर्थात राजहंसों के दीदार हो सके। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद इन सुंदर पक्षियों को देखने का मौका मिलता है। ये माइग्रेटिंग बर्ड्स बहुत ही कम समय के लिए स्थान पर प्रवेश करते हैं। तो ये अभी जल्दी हमको फ्लेमिंगो देखने का मौका मिला, जो यमुना और चंबल का जो संगम है, भरे इटावा जिले में जो पड़ता है, वहाँ पे उस संगम पे जो है करीब 50-60 की संख्या में ये फ्लेमिंगो दिखाई दिए हैं। बहुत ही सुंदर पक्षी है और जो बर्ड वॉचर हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होता है अगर वो फ्लेमिंगो उनको देखने का अवसर अगर प्राप्त होता है तो 2 बजे के फिलहाल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।